वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक अजीब से गेम की जो वो अक्सर खेलता रहता है। हर 3-4 साल में, 5-7 साल में वो ये गेम खेलता ही है। इस गेम का नाम है रिजीम चेंज ऑपरेशन। किसी भी देश के अंदर अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, संप्रदाय होते हैं, अलग अलग भाषाई विविधताएं होती हैं। एक छोटे से देश में जहाँ एक ही भाषा चलती है, वहाँ भी उस भाषा के विभिन्न प्रकार के लहजे और विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। और रहने किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोग भले एक धर्म को मानने वाले हों, फिर भी उनकी परंपराओं में, उनके व्यवहार में, खान पान में अंतर आता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे भी अंतर आ जाता है। इसको फॉल्ट लाइन कहते हैं, क्योंकि भेद होता ही है। एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, उनमें भी भेद होता है, उनमें भी विचारों में अंतर होता है। इसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। अमेरिका और रूस, बेसिकली ये दो ही राष्ट्र हैं जो ये काम करते हैं। उसमें भी रूस तो जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, रशिया इस काम को उतने अच्छे से नहीं करता है या उतनी बड़े स्तर पे नहीं करता है। अमेरिका इस कार्य को अभी भी बहुत बड़े स्तर पे और बहुत ज़्यादा करता है। किसी भी देश के अंदर जो ये अलग अलग विभेद हैं, इनको भड़का के, इनको उकसा के और वहां पर अस्थिरता लाना और वहां पर अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को बिठाना, इन भेदभावों का उपयोग करके, इसी को कहते हैं रिजीम चेंज। इस रिजीम चेंज के लिए अमेरिका कई तरह के हथकंडे अपनाता है। जैसे बशर अल असद सीरिया के अंदर विद्रोहियों ने एक बलवा किया, विरोध प्रदर्शन किया। असद ने सोचा ये ठीक है, कुछ विद्रोही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना और पुलिस इनको दबा देगी, और असद ने उसके ऊपर फोर्स यूज करी। लेकिन वो विद्रोही यूएस बैक थे। असद की जो गवर्नमेंट थी वो रशिया बैक थी। असद रशिया का सपोर्टर था और वहां पे उन्होंने, अमरीकियों ने एक विद्रोही आंदोलन शुरू किया। और जब असद उससे लड़ा तो वो लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि सिविल वॉर बदल गई। और आज आप सीरिया की स्थिति देख रहे हो, असद देश छोड़ के भाग गया है और विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। और अलग अलग तरह के विद्रोही हैं, अलग अलग तरह के गुट हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, जनता को भी मार रहे हैं, पूरा देश बर्बाद हो गया। ये केवल असद की बात नहीं है, असद से बिल्कुल पहले ये काम बांग्लादेश में हुआ। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बिठाया। अब जमात इस्लामी की मदद से और मोहम्मद यूनुस अमेरिका की मदद से वहां पे इतनी धमाल कर रहा है, इतने लोगों की हत्याएं कर रहा है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि भारत अपनी औकात में रहे। हम अब वो पुराने वाली बांग्लादेश की आर्मी नहीं है। अगर भारत ने ज्यादा तेवर दिखाया तो उनको भुगतना पड़ेगा और हम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब पे कब्जा कर लेंगे। और उसने जो चिकन नेक वाला एरिया है, उस एरिया में उसने अपने ड्रोन भी स्थापित किए, जो ड्रोन उसने खरीदे हैं अभी अभी बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश में इतनी ताकत कहां से आई? भारत अगर अभी बांग्लादेश से भिड़ जाएगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा? बांग्लादेश 15 मिनट का गेम नहीं है, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। गली से कुत्ते भगाने में देर लगती है, बांग्लादेश की सेना को मार के भगाने में देर लगने वाली। भाग भी नहीं पाएंगे, इस तरफ समुद्र है, उस तरफ म्यांमार है, कहीं जगह भी नहीं है उनके पास भागने की, बेमौत मारे जाएंगे। यही कुछ रशिया ने सोचा था जब यूक्रेन ने रशिया की बॉर्डर के ऊपर नाटो की मिलिट्री को स्थान दिया, जगह दिया और उनकी मिसाइल को वहां पे इंस्टॉल होने दिया। जब यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता रहने की सोची और नाटो की मिसाइल सिस्टम, वेपन सिस्टम अपनी रशियन टेरिटरी के ऊपर, बॉर्डर के पास जब उसने इंस्टॉल होने दिए, तो रूस ने सोचा कि ये तो यूक्रेन है, इसकी क्या औकात है, 24 घंटे का काम है, और रूस भिड़ गया। लेकिन आज देख लो, 3, साढ़े 3, 4 साल होने आ गए, आज तक युद्ध चल रहा है और रूस की इकोनॉमी की कमर टूट गई है। यूक्रेन को तो धूल हो गया है, उसका कोई शहर भी नहीं बचा, कोई लोग भी नहीं बचे। वहां तो जो ये अमेरिका बैक्ड और यूरोप के बैक्ड जो विद्रोही लोग हैं, जो खरीदे हुए भाड़े के फाइटर हैं, वो बंदूकें लेके आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। उनके पास ड्रोन बहुत सारे हैं, उन ड्रोन से वो लड़ाई कर रहे हैं। अनमैन्ड व्हीकल हैं, एयर व्हीकल, जो उनसे लड़ाई हो रही है पूरी की पूरी। तो यूक्रेन के बारे में रूस सोचा कि हम इसको हरा देंगे, रूस भिड़ गया। परिणाम क्या निकला? ऐसा कैसा अफगानिस्तान के संदर्भ में हुआ था, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था और फिर वहां पे आतंकवादी और विद्रोही बढ़ गए थे, तो रूस ने अफगानिस्तान को इन्वेट किया। रूस लड़ता रहा, आखिर रूस को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। कौन मदद कर रहा था उनकी? पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका मदद कर रहा था उनकी, अफगानी विद्रोहियों की। और वही टेररिस्ट फिर बाद में उसके देश में भी हमला करने पहुंच गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। तो ये अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, रूस रोकने गया, वहां पे भी यही हुआ।
यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। वहां पे एक कॉमेडियन है, कार्टून है दुनिया का सबसे बड़ा, वो इतना बड़ा बेवकूफ है, उसने उसके पूरे देश को खत्म कर दिया। उस बेवकूफ को इन्होंने गद्दी पे बिठाया और उसके थ्रू रूस से लड़ाई करी, और उसके बाद इन्होंने वहां पे पूरा उस क्षेत्र को अशांत कर दिया यूक्रेन में। यही ये बांग्लादेश में चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर गद्दी के ऊपर जब बैठता है तो प्राइम मिनिस्टर पे गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति गांधी जी क्यों बन जाता है, अहिंसक क्यों हो जाता है, चुप और मौन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पर्दे के पीछे की वो चीजें नजर आती है जो हम नहीं देख सकते। आज अगर भारत कोई कदम उठाएगा बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसको मदद है यूएस की। यूएस की मदद से वो ये सब कुछ कर रहा है। बांग्लादेश में ताकत यूएस की मदद से आई है। और अभी रशिया अस्थिर है। वो रूस जिसने बांग्लादेश बनाने में भारत की मदद की थी, वो रूस जिसने भारत को मदद की थी बांग्लादेश की आजादी के अंदर, वो रूस अभी कमजोर है। इसलिए अमेरिका ने अपना खरीदा हुआ गुलाम यूनुस नाम से बांग्लादेश में बिठाया और वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और अगर अभी भारत बांग्लादेश में हस्तक्षेप करता है तो भारत की बैंड बज जाएगी। भारत का वही असर होगा जो रूस का यूक्रेन में हो रहा है। इतने लंबे समय से 3 साल से 4 साल से लड़ाई चल रही है, परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। भारत का भी वही असर होगा। कोई काम नहीं आने वाली परमाणु बम मिसाइल है। क्योंकि जब अमेरिका मदद करता है तो अमेरिका अकेला मदद नहीं करता है। जब अमेरिका मदद करता है तो पूरा यूरोप मदद करता है। जब अमेरिका मदद करता है इसका मतलब है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा और पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, आधी दुनिया से भी अधिक का पूरा क्षेत्र आपकी मदद में खड़ा होता है जब यूएस किसी की मदद करता है तो। और पूरे विश्व की रिजर्व करेंसी आज भी डॉलर ही है। इसलिए रूस तो और भी टिक गया, भारत तो 15 दिन भी नहीं टिकेगा। इसलिए मोदी जी चुप हैं, इसलिए गृह मंत्री चुप हैं और मरने दे रहे हैं अपने लोगों को वहां। क्योंकि अगर उनको बचाने के लिए कोई भी हरकत करी तो यूएस यही चाहता है कि भारत इस युद्ध में कूदे। और उनका रिजीम चेंज सुन लो, शेख हसीना को बिठा के और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बिठाया ताकि युद्ध हो जाए। ऐसा एक और रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया लीबिया के अंदर। लीबिया के अंदर गद्दाफी था, उसके ऊपर भी आरोप लगा, उसको मार दिया। ऐसा रिजीम चेंज उन्होंने किया सीरिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। इमरान खान को उन्होंने कहा कि हमको ये बेस चाहिए, इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, और उसके बाद से इमरान खान आज तक जेल में है इमरान खान। शेख हसीना भी यही कहा था कि गोरे ने मुझसे 2 मिलिट्री बेस, नेवल बेस मांगे, मैंने मना किया है, और उसके बाद देख लो उसका क्या हश्र हुआ। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका कई बार रिजीम चेंज करवा चुका है, और रिजीम चेंज का मतलब यह होता है कि वो अपनी मर्जी के बंदे को बिठाता है और फिर अपनी मर्जी चलाता है। जो व्यक्ति देश हित की बात कर रहा है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उसको वो हटा देते हैं। इंदिरा का असैनिनेशन, इंदिरा गांधी खत्म हो गई थी, कनाडा के अंदर ही खालिस्तानी बैठे हुए हैं। खालिस्तानियों को पूरी ताकत और सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, और उन खालिस्तानियों ने इंदिरा जी को मारा था, और इंदिरा जी ने पंजाब के अंदर खालिस्तान को मिटाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था। आतंकवादियों को पैदा करना, उनको सपोर्ट करना और देश में अस्थिरता पैदा कराना, यही अमेरिका का मेन काम है। विश्व में किसी भी राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करना, वहां पे आतंकवादी समूह, विद्रोही समूह बनाना, और फिर उसको युद्ध की आग में झोंक देना, और उसके अंदर वहां पे सारे संसाधनों पर नियंत्रण रखना उस युद्ध की स्थिति में। यही अमेरिका का गेम है, वो यही करता है। पूरे के पूरे अफ्रीका में आग लगा रखी है इस अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर पूरा अफ्रीका जला रखा है। चीन इससे बचा हुआ है, भारत इससे बचा हुआ है, रूस इससे बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया इससे बचा हुआ है क्योंकि बहुत ताकतवर है। जापान में गुंडे और मवालियों की गैंग है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यह हालत है जापान की। जापान कुछ नहीं है, अमेरिका की कठपुतली है। साउथ कोरिया कुछ भी नहीं है। ये लाओस और म्यांमार और बांग्लादेश, छोटे छोटे देश जो श्रीलंका, भूटान, ये कुछ भी नहीं, मच्छर बराबर नहीं है। अगर अमेरिका के इस चुंगल से कोई बचा है, सबसे ताकतवर है उसमें, वो है रूस, फिर है चीन, और फिर तीसरा नंबर पर भारत। ये 3 राष्ट्र हैं जो अमेरिका और यूरोप की इस गुंडागर्दी से बचे हुए हैं जो पूरे विश्व में चल रही है। और ये और बढ़ने वाला है क्योंकि अमेरिका ने इतने डॉलर छाप दिए, इतनी उधारी कर दी है।
अपने खुद के नोट उसने इतने छाप रखे हैं कि अगर विश्व में ये युद्ध नहीं चलते हैं, अगर विश्व के अंदर हथियारों की मंडियां नहीं चलती हैं, इतने सारे हथियार नहीं बिकते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती, उसके बैंक सर्वाइव नहीं कर सकते, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्व के अंदर भयानक युद्ध चलते रहें, और इसके लिए वो ये करता रहेगा। हर देश के अंदर अमेरिका कुछ न कुछ फॉल्ट लाइन ढूंढ के धमाके करता रहेगा, कहीं शिया सुन्नी के नाम से, तो कहीं यजीदी और सुन्नी के नाम से, तो कहीं पर कुर्दिश और सुन्नी के नाम से, कहीं कुर्दिश और शिया के नाम से, कहीं पे दलित और स्वर्ण के नाम से, कहीं सिख और हिंदू के नाम से, कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम से। बस युद्ध चलना चाहिए, कहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के नाम से, कहीं नॉर्थ सुडान साउथ सुडान के नाम से, चारों तरफ बस युद्ध युद्ध युद्ध, विद्रोह विद्रोह विद्रोह, आतंक आतंक आतंक। ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, एकमात्र कार्य है जो अमेरिका करता है। इसको जवाब देने की ताकत भारत, चीन और रूस, ये 3 देश रखते हैं। गद्दाफी को इन्होंने मरवाया, फिर क्या हुआ? अमेरिकन ने मरवाया गद्दाफी को, फिर क्या हुआ? वहां पे भी विद्रोही संगठन और गृह युद्ध चल रहा है, लीबिया के अंदर भी। सीरिया के अंदर असद को इन्होंने हटाया, फिर क्या हुआ? वहां भी आतंकवादी विद्रोह चल रहा है। अफगानिस्तान में इन्होंने अब कठपुतली सरकार बिठाई, रूस को हटाया, फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान भी आतंकवादियों के हवाले। ईरान के अंदर, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन उन्होंने मारा, आज इराक की स्थिति देख लो, वो भी आतंकवादी देश बन चुका है। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी थी, सब कुछ अच्छा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते थे, सब कुछ सही था। शेख हसीना को हटाया, यूनुस को बिठाया, आतंकवाद 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 फैल गया। रोज खून खराबा हो रहा है, रोज नरसंहार हो रहे हैं, रोज वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, रोज बेगुनाहों को, निहत्थे लोगों को कुत्ते और बिल्लियों की तरह, बकरों और मुर्गों की तरह सड़कों पे काटा जा रहा है, रोज काटा जा रहा है। सुबह उठते हैं लोग, बस तलवारें लेके निकलते हैं, ढूंढ ढूंढ के अल्पसंख्यक समुदायों को काटते हैं, उनकी बोटी बोटी करके सड़कों पे खून बहाते हैं, और रात को आराम करके अगले दिन फिर सुबह करते हैं। यही काम चल रहा है। मारते मारते वो लोग थक गए, लाठों तलवारों और भालों से, बंदूकों से, लेकिन अभी तक वहां पे अल्पसंख्यक खत्म नहीं हुए, रोज मारे जा रहे हैं। ये का ये इन्होंने किया अफगानिस्तान में, ये का ये इन्होंने किया इराक में, लीबिया में, सीरिया में, मिडिल ईस्ट के कितने देश इन्होंने बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान इन्होंने बर्बाद किया। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई थी, लेकिन एक जमाने में पाकिस्तान की मुद्रा भारत की मुद्रा से अधिक ताकतवर थी। आज पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल भारत का तो है, पर भारत का रोल इसमें बहुत बाद में आता है। इसमें सबसे ऊपर जो खिलाड़ी है वो अमेरिका है। अमेरिका ने वहां पे ये आतंकवादी विद्रोही गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा दिया, और पाकिस्तान ये बात समझ ही नहीं पाया कि इसका परिणाम क्या होगा। और आज वो इतनी बुरी कदर फंस गया है कि उसके जो सैन्य जनरल है, उसके जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी, वो यूएस के अंदर बड़ी बड़ी बंगलों में बड़ी प्रॉपर्टीज लेके बड़े अरबपति बन के लंदन, दुबई और अमेरिका में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी जनरल बहुत सारा पैसा लेके विदेशों में सेट हैं, और वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जनता की हालत भेड़ बकरों जैसी हो गई है। ये की हालत अब बांग्लादेश की हो गई आते 15-20 साल में। भारत के चारों ओर अस्थिर राज्य इकट्ठे हो जा रहे हैं। नेपाल इतना बड़ा मूर्ख है, वो भी इस बात को नहीं समझ रहा है, वो भी जाके चीन की गोदी में खेल रहा है। कुछ दिन चीन की गोदी में रहेगा, और फिर उसको ऐसी लात पड़ेगी, अमेरिका की शरण में जाएगा, और अमेरिका के पास जाएगा, उसके चीन की भी, उसके बाद नेपाल की भी यही हालत होगी, नेपाल की भी यही हालत होनी है। भारत इससे इसलिए बचा हुआ क्योंकि भारत का आकार बड़ा है, यहाँ विविधता ज्यादा है, यहाँ की फॉल्ट लाइन हर जगह की अलग अलग है। किसी राज्य के अंदर कोई अलग 2 ग्रुप है, किसी राज्य में कोई अलग 2 ग्रुप है। किसी एक बात पे पूरे भारत को नहीं लड़वाया जा सकता। हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवानी है तो भी कुछ जगहों पे होगी जहां पे मुसलमान और हिंदू की जनसंख्या घनत्व डिफरेंस है। सिख हिंदू लड़वाना है तो पंजाब के क्षेत्र में हो सकता है। दलित स्वर्ण करना है तो वो आपके यूपी में हो सकता है। द्रविड़ आर्यन चलाना है, हिंदी भाषी और दक्षिण भाषी का चलाना है तो वो साउथ इंडिया में चल सकता है। पूरे भारत में एक टाइप का कुछ धमाल नहीं चल सकता। इसलिए अमेरिका आज तक असफल है। ऐसा कोई बिंदु, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर पूरे भारत में एक साथ आग लग जाए। और पूरे भारत में आग लगाने के लिए अमेरिका को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। इतना पैसा लगाना उसको भी इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। अगर वो लगा दे तो भारत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और अगर किसी को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ सुधार होगा, कोई सुधार नहीं होने वाला है। क्या सुधार हुआ? असद को भागना पड़ा, सीरिया के अंदर वापस आतंक शुरू हो गया, इस्लामिक विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। और अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोप के चैनल क्या कह रहे हैं कि ये शांति प्रिय विद्रोही हैं।
यहाँ पे दी गई सभी जानकारी न्यूज से एकत्रित की हुई है, अलग अलग मीडिया चैनल को जो मैं सुनता हूँ उससे है, कोई लेख एक नहीं पढ़ता हूँ मैं, न्यूज सुन लेता हूँ उसी से है। और ये बात क्लियर है कि जितने रिजिम चेंज ऑपरेशन हुए हैं उनका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर अवश्य अवश्य पड़ेगा। रूस जितना कमजोर होगा, यूक्रेन की वार जितनी लंबी चलेगी, उतनी भारत की स्थिति खराब होगी और बदतर होगी। पिछले 40 साल में अगर अमेरिका ने कोई काम किया है, पिछले 40 साल में अगर अमेरिका ने कोई काम किया है तो ये किया है, इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर दंगे, बलवे, भेदभाव, संघर्ष फैला के, वहाँ की सत्ताएं बदल के, वहाँ आतंकवादी समूहों को पनपाना, विकसित करना। अगर आज दुनिया इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रही है, जिहाद का मतलब अगर लोग आतंकवाद मान रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। पिछले 40 साल में सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर लीबिया और फिर सीरिया और आज बांग्लादेश, इन सभी मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर सत्ता परिवर्तन करके उग्र, आतंकी और जिहादियों के हाथ में सत्ता देके, वहाँ की माइनॉरिटी का नरसंहार करके, वहाँ उग्रवादी समूहों को बना के असंतुलन फैलाने का काम जिस एक देश ने किया है उसका नाम है अमेरिका। पिछले 40 साल में इस्लाम को आतंकवाद और आतंकवाद को इस्लाम बनाने के लिए अमेरिका ने जो मेहनत करी है, अमेरिका ने जो पैसा बहाया है, वो बेतहाशा है। इतना रुपया उसने बहा दिया है, इतना परिश्रम उसने किया है, एक एक देश चुन चुन के वहाँ पर बैठे हुए सही लोगों को, अच्छे लोगों को, चाहे वो गद्दाफी हो, चाहे वो सद्दाम हो, चाहे वो लोकतांत्रिक रूप से बैठी हुई शेख हसीना हो, आज हमने अभी अभी देखा है ये, उन सब सत्ताओं को नष्ट करके, ख़त्म करके, सत्ता परिवर्तन करके, और वहाँ की सत्ता आतंकवादी, उग्रवादी और हथियारबद्ध लुटेरों को देके, जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जिनको कमाने से कोई मतलब नहीं है, जिनको व्यापार से कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई भी कल्चरल बुद्धि नहीं है, जिनकी कोई भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, जिनका कोई भी दिल दिमाग काम नहीं करता, जिनमें कोई भावनाएं नहीं है, बस जो देखते ही बस गोली मारना जानते हैं, बिल्कुल पागल दरिंदों जैसे जो लोग हैं, उनके हाथ में हथियार देके और सत्ता देके अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर ऐसे देशों का झुंड तैयार किया है जो आतंकवाद करते हैं। जितने मुसलमान मुसलमानों के हाथ से मरे हैं, जितने इस्लाम को मानने वाले इस्लाम के हाथ से मरे हैं, उतने न तो यहूदियों ने मारे हैं, न ईसाइयों ने मारे हैं, न बुद्धिस्टों ने मारे हैं, न किसी नास्तिक ने मारे हैं, न चीनी ने मारे हैं, न हिंदुओं ने मारे हैं। इन सब ने मिल के, ये चीनी, ये हिंदू, ये बौद्ध, ये ईसाई, ये यहूदी, ये सारे मिल के भी उतने मुसलमानों को नहीं मार पाए हैं जितने मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़के मर गए। और इन सब का बीज, इन सब का तार एक जगह जाके जुड़ता है, उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए, कहीं तेल के लिए, तो कहीं समुद्री रास्तों पे कब्जा करने के लिए, तो कहीं संसाधनों पे कब्जा करने के लिए, तो कहीं अपनी कोई बात मनवाने के लिए, कहीं रूस को काउंटर करने के लिए, तो कहीं चीन को काउंटर करने के लिए, तो कहीं भारत को सबक सिखाने के लिए, किसी न किसी कारण से इसने इस्लामिक राष्ट्रों का उपयोग किया है। क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, चारों तरफ फैले हुए हैं। दूसरा, वो छोटे छोटे समूह बसे हुए हैं, उनके देश के अंदर बहुत क्लोज कल्चर रहता है, बुर्खा पहनना, नशा नहीं करना, पिक्चरबाजी नहीं करना, बहुत संयत, बहुत कंट्रोल टाइप के लोग होते हैं, उनको उतना पता नहीं होता है, भावना बहुत उग्र होती है उन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के अंदर। अमेरिका इस चीज का फायदा उठाता है, प्रचार साधनों का उपयोग करता है, तीव्र भावुक लोगों को, जो बहुत भावुक एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भड़का के और सत्ताएं बदल के वहां अपने लोगों को बिठा के और फिर वहां पे तबाहियां मचवाता है। ये उसने पाकिस्तान में किया, ये उसने अफगानिस्तान में किया, ये उसने बांग्लादेश में किया, ये उसने सीरिया में किया, ये उसने लीबिया में किया, ये वो अभी बांग्लादेश में कर रहा है। कोई राष्ट्र ऐसा उसने नहीं छोड़ा जहां पर शांति थी। सद्दाम हुसैन गया तो क्या हुआ, इराक के अंदर आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो नष्ट हो गई, रूस के खिलाफ अफगानिस्तान को खड़ा किया, आज अफगानिस्तान क्या हिस्से, बर्बादी हो गई। वहां पे भुट्टो को मार दिया और पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन किया, सेना के जनरलों ने बार बार तख्ता पलट किया, अमेरिका मदद से किया। और आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, रोटी और दाल के लिए, चावल और रोटी और शक्कर के लिए भी वो आपस में लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की क्या स्थिति है, यही स्थिति बांग्लादेश की होने वाली है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पागल जंगली कुत्तों के हाथ में हथियार दे दिए हैं। हर इस्लामिक देश के अंदर जो आज आतंकवादी बैठे हुए हैं, हिंसा और नरसंहार हो रहे हैं, उसके बीज अमेरिका से जाके जुड़ते हैं। पिछले 40 साल में अमेरिका ने एकमात्र यही काम किया है और कुछ नहीं किया है।